हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। हिस्ट्री के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। पिछले कुछ सालों से अगर आपने कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो कि मतलब एक ही आयोग के द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्नों को रट लेना ही बेहतर होता है। दूसरी बात होती है कि आपको इतिहास के क्रम का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर आप क्रम और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोनों बातें ध्यान में रखते हैं, याद रखते हैं, तो कुछ नए प्रश्न जो आते हैं उसको आप आसानी से कर ले जाते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो सकता है, मतलब तब आप सही तरीके से तुक्का लगा पाते हैं। तो इतिहास के ये जो 500 प्रश्न हैं ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड यानी कि अगर आपने इतिहास एकेडमी के दौरान नहीं भी पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज का यह सेट नंबर 1 है और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हर्यक वंश, अगर आपने पढ़ा होगा तो मगध साम्राज्य का जो उदय होता है उसका जो पहला शासक था वही तो होगा हर्यक वंश का जो प्रथम शासक होगा। तो ये था बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आपको बताना चाहेंगे कि हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बीसी लिखते हैं, जबकि ईसवी बाद यानी कि जो ईसवी सन होता है उसको एडी से इंडिकेट करते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना क्योंकि कई बार इसमें त्रुटि हो जाती है, ठीक है। तो हर्यक वंश यह मगध का सबसे पहला वंश है, 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। और इसमें जो पहला राजा बना था वो बिंबिसार था। बिंबिसार इस वंश का पहला और बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने अबाउट 52 ईयर तक शासन किया था, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। मगध की जो आरंभी राजधानी बनाई गई थी उस समय वो गिरिब्रज थी। और ये भी याद रखना कि बिंबिसार ने अंग वही जहाँ का राजा पहले कर्ण था, अंगराज कर्ण, तो उसको जीत कर उसका शासक बना दिया था अपने पुत्र अजातशत्रु को। लेकिन अजातशत्रु 52 साल का शासन रहा था बिंबिसार का, तो अजातशत्रु अंत में धैर्य अपना खो बैठा और उसने क्या किया कि अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठा। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार को क्षेत्रौजस की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है, क्षेत्रौजस कहा गया है, जबकि जैन साहित्य में उसको श्रोणिक भी कहा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पितृहंता वंश ये किस वंश को कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मगध का जब उत्कर्ष हुआ, मगध राज्य जब बना, तो सबसे पहले राजा बना वहाँ पर हर्यक वंश का बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार के बाद इसकी हत्या कर दी गई बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा। और अजातशत्रु ने भी काफ़ी लंबा शासन किया था। देन आफ्टर उसकी भी हत्या कर दी गई उसके पुत्र उदयन के द्वारा। मतलब ये क्रम सा चलता रहा अपने पिता की हत्या करने के लिए। तो ये पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की चिकित्सा सेवा में किसने भेजा था। अच्छा, प्रश्न कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि जीवक किसके दरबार में रहता था। तो दोस्तों याद रखना कि जो जीवक था ना वो बिंबिसार का दरबारी था, ऑप्शन बी। और काफ़ी जाने माने चिकित्सक थे जीवक। तो याद रखना कि यहाँ पर जीवक बिंबिसार के दरबार में थे और बिंबिसार ने ही उसे चंड प्रद्योत की सेवा में कहाँ पर भेजा था, अवंती राज्य में। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक रहा। अजातशत्रु का शासनकाल, मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बना था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक ये शासन रहा था किसका, बिंबिसार का। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको जो विकल्प मिलेगा वो ये है कि 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक फिर शासन किया किसने, अजातशत्रु ने किया, ठीक है। अच्छा, अजातशत्रु का एक नाम कुड़िक भी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। आपको पता ही है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो आपको पता ही होगा कि 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और 483 बीसी ये सन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों,
क्योंकि 483 बीसी में ही अजातशत्रु के शासनकाल में ही पहली बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, तो अजातशत्रु को राजा बने तब 8 साल हुए थे जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये जो पहली बौद्ध संगीत थी ये कहाँ पर हुआ था? राजगिरी की सतपर्णी नामक गुफा में 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है जो कि 100 साल के बाद होती है 383 ईसा पूर्व में। तब शासनकाल किसका था बताओ? आगे मैं इससे जुड़ा एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में जो पटना है, प्राचीन काल में इसका नाम था कुसुमपुरा। तो कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिंदुसार, अजातशत्रु? तो सही जवाब इसका हो जाएगा उदयन। देखो दोस्तों, बिंदुसार के बाद शासन आया अजातशत्रु का, अजातशत्रु के बाद शासन आया था उदयन का। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा की स्थापना की थी। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद उदयन राजा कब बना था? तो 461 ईसा पूर्व में राजा बना था। गंगा और सोन नदी का संगम है जहां पर पटना स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर बन जाएगा नागदशक। तो नागदशक, इसका एक नाम दर्शक भी था। तो इसका एक अमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया था कि वो नागदशक को पदच्युत करके मगध का शासन अपने नाम कर लिया और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो हर्यक वंश खत्म हो गया, उसके बाद कौन सा वंश आया मगध में? शिशुनाग वंश आता है। तो वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था? तो पटना के बाद वैशाली को भी अपनी राजधानी बना लिया था किसने? तो इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग वंश जो कि 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। तो इसका एक बहुत ही प्रभावशाली शासक हुआ जिसका नाम था कालाशोक। इसको काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसका शासनकाल रहा 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहां पर एक प्रश्न और भी कि दूसरी बौद्ध संगीत यानी कि जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, पहली कब हुई थी? 483 बीसी में हुई, दूसरी 100 साल के बाद हुई थी। तो उस समय कालाशोक का ही समय था, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 साल के बाद कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। आगे मैं आपको बौद्ध संगीतियों के बारे में भी पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोग पढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश तो हर वंश का एक अंतिम शासक, मतलब जिसका आरंभ है उसका अंत तो होता ही है। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का एक दरबारी था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था महापद्मनंद, जिसने नंदीवर्धन और उसके परिवार की हत्या करके, ये कहानी है कि फिर नंद वंश की स्थापना की गई मगध में। मतलब सबसे पहले क्या आता है? हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्मनंद था। और इसको जो है सर्व क्षत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, साथ ही साथ भार्गव, भार्गव का मतलब दूसरा परशुराम, और एक और भी एकराट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की गई थी महापद्मनंद के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ग्रीक लेखकों ने किसे अग्रमीज की उपाधि से सुशोभित किया है? मतलब अग्रमीज किसको कहा है ग्रीक लेखकों ने? जो यूनानी लेखक थे उन्होंने घनानंद को अग्रमीज की संज्ञा भी दी है। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि जो घनानंद था वो महापद्मनंद के 8 बेटों में से एक था। तो उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, घनानंद उसमें सबको मार के खुद राजा बनता है। और घनानंद जो था वो बहुत ही ताकतवर राजा था। मगध हमेशा से 16 महाजनपदों में सबसे अधिक ताकतवर रहा। लेकिन वही बात हुई कि घनानंद के अंदर अहंकार भी है। कहते हैं ना कि मतलब जब सत्ता आती है तो अहंकार भी आता है। तो अहंकार के वशीभूत घनानंद ने किसको? चाणक्य को लात मारा। और उसके बाद चाणक्य ने जो प्रतिज्ञा की थी, देन आफ्टर आपको पूरा इतिहास जो पता ही है कि घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 325 ईसा पूर्व में। घनानंद का समय था तब 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। और सिकंदर के आक्रमण से ही भारत को बचाने के लिए जो ये चाणक्य थे वो मगध गए थे। वहीं पर उनको जब कहा गया कि सिकंदर के आक्रमण से बचा लीजिए भारत को, तो घनानंद ने कहा कि क्या तुम मुझे राज करना सिखाओगे? इसके बाद जो कहानी आपको पता ही है, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर घनानंद को खत्म कर दिया और मौर्य वंश की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर
प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका उत्तर आप लोग मोहम्मद बिन कासिम रख दोगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ वो हुआ था हखामनी वंश के द्वारा। ये वंश कहाँ से था? तो हखामनी वंश जो था बेसिकली ईरान से था, ठीक है। इसको पारसिक साम्राज्य भी कहते हैं और इस वंश का संस्थापक था साइरस। तो साइरस ने 599 से लेकर 529 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बितस्ता का युद्ध, जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, ये कब लड़ा गया था? बितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? तो ये लड़ा गया था, बताओ, 326 ईसा पूर्व में। जी हाँ, ये युद्ध जो था वो सिकंदर और पौरोनरेस पोरस के बीच में लड़ा गया था। हालांकि इसमें पोरस की हार हुई, लेकिन यह हार इतनी शर्मनाक नहीं थी। हालांकि देखो, दुनिया में जो कुछ भी बन रहा है वो बिगड़ेगा भी एक दिन। सिकंदर की डेथ भी हो गई थी मात्र उसके 3 साल के बाद। 326 ईसा पूर्व में पौरव को हराया, मतलब पोरस को हराया। उसके बाद जो कुछ किया, 323 ईसा पूर्व में ही बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो जाती है। मतलब सिकंदर जो था ना, बहुत कम समय तक इस दुनिया में रह पाया। तो विश्व विजेता सिकंदर भी इस दुनिया से बहुत कम समय में चला गया। सर्वप्रथम सैंड्रा कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करने वाला इतिहास कौन है? अभी देखो, सैंड्रो कोट्स मत पढ़ना, इसको सैंड्रा कोट्स पढ़ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रा कोट्स, एंड्रो कोट्स और सैंड्रो कोट्स 3 उपाधियां दी गई हैं अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा। तो सैंड्रा कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करने वाला जो इतिहासकार है वो है विलियम जोन्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रा कोट्स कहा है, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रो कोट्स और फिलार्कस ने लिखा है सैंड्रो कोट्स। जबकि सैंड्रा कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है, किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स के द्वारा। किसने लिखा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला? तो ये कथन लिखा गया है एक्चुअली में यूनानी लेखक प्लूटार्क के द्वारा, लेकिन कुछ इससे मिलता जुलता कथन जस्टिन का भी है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही रहेंगे। अगर प्लूटार्क का नाम है तो प्लूटार्क आपका आंसर बनेगा, जस्टिन का नाम है तो जस्टिन भी आपका आंसर बनेगा। दोनों नाम है तो मुझे लगता है तब प्लूटार्क पर आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो यूनानी लेखक प्लूटार्क और जस्टिन के मत एक जैसे थे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और इसके बाद संधि होती है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त में, जिसमें क्या होता है, चंद्रगुप्त जो था वो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है। बदले में सेल्यूकस अपनी बेटी का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त से, और साथ ही साथ एरिया, मतलब 4 एरिया, जिसमें आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिसाइडाई और ये 4 जो साम्राज्य थे, साम्राज्य क्या था, क्षेत्र था, उसको जो है दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। पहला भारतीय साम्राज्य जो था वो स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य विस्तार था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त की जो रचनाएं हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो विशाखदत्त ने एक किताब लिखी है मुद्रा राक्षस, उसमें भी उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त का। मुद्रा राक्षस में तो ये भी लिखा गया है कि चंद्रगुप्त जो था वो विशल और कुलहीन था। विशाखदत्त की 2 किताबें और हैं, एक है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरी है अविसारिका वंचितक। तो 3 किताबें मुख्य रूप से हैं, एक मुद्रा राक्षस, दूसरी देवी चंद्रगुप्तम, तीसरी है अविसारिका वंचितक। इसके बाद निम्न में से किसने सैंड्रो कोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सैंड्रो कोट्स और सिकंदर महान की भेंट का जो उल्लेख किया गया है तो वो किसकी किताब में है दोस्तों? तो जस्टिन। इसके बाद है चाणक्य के बचपन का नाम बताइए क्या होगा? जस्टिन तो नहीं हो सकता, अजय भी नहीं, सही जवाब इसका होगा विष्णुगुप्त, दैट इज ऑप्शन सी। और चाणक्य के पिता का नाम क्या था? चणक, चणक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की गई है किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान यह कहाँ पर स्थित था? तो बुलंदी बाग जो प्राचीन स्थान है ये स्थित था पाटलिपुत्र में, दैट इज पटना। यहाँ उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवन की खोज हुई है। देखो, एक खोज हुई थी जिसको किया था स्पूनर ने लकड़ी के बहुत विशाल महल को खोजा था और इसके बाद अनुमान लगाया गया कि यही चंद्रगुप्त का महल रहा होगा। तो ये महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किससे बना हुआ था? तो उसमें ऑप्शन रहते हैं कि ईंट से, पत्थर शिलाओं से या फिर लकड़ी से। तो लोग लकड़ी छोड़ देते हैं, जबकि सही जवाब लकड़ी ही होता है। इसके बाद देखिए आज का अंतिम प्रश्न होगा कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर भी विजय प्राप्त की थी और उसका साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। पश्चिम में हिंदू कुश, दैट इज मतलब आजकल के अफगानिस्तान से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर लद्दाख से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, मतलब पूरा भारत के अलावा भी जो क्षेत्रफल है सब पर शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। और वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो पश्चिमी भारत मतलब महाराष्ट्र वगैरह पर, तो ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। 150 ईस्वी में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात में है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध का उल्लेख मिलता है। तो इसी से यह मतलब यहाँ पर क्लियर होता है कि गुजरात और महाराष्ट्र पर भी चंद्रगुप्त का प्रभाव था। तो ये कुछ आज के प्रश्न हैं, बाकी सीरीज लगातार जारी रहेगी। हमें आपके समर्थन की नितांत और बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी ये सीरीज 500 प्रश्नों तक पहुंचेगी। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। और देखिए, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप लोग लिख दीजिएगा। बताइए कि सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर दैट इज सिकंदर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो फिलहाल ये आंसर आपको यहाँ से दे देना है। और देखो फ्रेंड्स, अगर पहली बार हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।